है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत यानी संविधान के तहत आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक आधारभूत नींव है, बल्कि इसलिए मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न इससे अनिवार्य रहता है। एक प्रश्न अनिवार्य कम से कम रहता है, इससे ज़्यादा जितना भी बना लें। तो फ्रेंड्स, आज पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत वो कौन कौन सी पॉइंट है, इसके अंतर्गत वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आज थोड़ा मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताने की कोशिश करूंगा। कोशिश तो यही है कि मैं पॉइंट ही बताऊं, परंतु ये ऐसा चैप्टर है जो प्री में तो इससे बनता ही बनता है, मेंस में भी इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा मीडियम इसे डिस्क्रिप्टिव लेकर चलूँगा। मीडियम, बहुत नहीं, यानी समझ लीजिए पॉइंट ही। प्री कम मेन की दृष्टिकोण रहेगा, बट प्री पे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इस दौरान जो है विशेष प्री के भी पेपर होने वाले हैं, बीईओ के भी पेपर होने वाले हैं, आरओ के भी पेपर होने वाले हैं। तो इस कंडीशन में परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रख रहा है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को मैटर प्रोवाइड करूं। तो आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे परीक्षा में काफ़ी सहयोग देगा। तो आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द है इसमें ये कि ये पंचायत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पंचायत शब्द की उत्पत्ति फ्रेंड्स, ये हमारी संस्कृत के पंचायतन से आई हुई है। संस्कृत के पंचायतन से। अच्छा, संस्कृत के पंचायतन से आने का मतलब, पंचायतन का सेंस क्या है कि पंचायतन का सेंस ही 5 व्यक्तियों से था, यानी 5 व्यक्तियों का एक समूह ही ये पंचायती राज व्यवस्था की आधार था, यानी कि पंचायतन 5 व्यक्तियों का एक समूह है। अच्छा फ्रेंड्स, पंचायतन के जो संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसको आगे अब लेके चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बातें न करके पॉइंट ज़्यादा प्रोवाइड करना है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। तो पंचायत का शब्द का संस्कृत भाषा से इसका जो है ये पंचायतन से ये बना हुआ है। अच्छा, संस्कृत भाषा के पंचायतन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है 5 व्यक्तियों का समूह। 5 व्यक्तियों का समूह, ये बहुत ही आप सब कोई जानता है, इसे सब लोग जानते हैं, इसलिए जो है इसे मैं इसलिए फोकस कर दिया हूँ क्योंकि रिवीजन हर चीज़ की ज़रूरी होता है। तो 5 व्यक्तियों का समूह हो गया आपका पंचायतन। अगला है एक नेक्स्ट पॉइंट है ये वैदिक सभ्यता में। जब वैदिक सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए तो ये जो पंचायतन है, इस पंचायत को उस दौरान समिति या सभा के अंतर्गत ये आते थे, यानी कि ये सभा के अंतर्गत जो है पंचायत व्यवस्था आती थी। तो यानी कि ये जो है वैदिक काल में ये सभा के इसको कहा जाता था। क्या वैदिक सभ्यता में इसे जो है पंचायत को सभा के नाम से जाना जाता था। सभा और समितियां उस समय की बहुत महत्वपूर्ण जो है संस्थाएं थी, तो सभा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये वह पंचायत का आरंभिक स्वरूप था। कौन? यही सभा जो है पंचायत का आरंभिक स्वरूप था। उस दौरान जो है सभा ही कहा जाता था, जिसे कहीं न कहीं वहाँ से पंचायत की एक झलक देखने को मिलती थी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, ये पंचायत का आरंभिक स्वरूप है। अच्छा, इसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे बनाता ही बनाता है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो जो है, इनके शासनकाल में पंचायत का सबसे पहले जो है एक झलक देखने को मिला। पंचायत की झलक जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये अस्तित्ववान हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अस्तित्ववान अगर पंचायत राज व्यवस्था हुआ है, तो पंचायत का जो है अस्तित्व आया वो मेयो के शासनकाल में। लेकिन
लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन के घोषणा में स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन के घोषणा से इसका जो है क्या होता है, वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है। मतलब लॉर्ड रिपन का जो घोषणा होता है स्थानीय स्वशासन का, उस घोषणा के अंतर्गत जो है इसका वास्तविक स्वरूप देखने को मिला या वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। तो ये रहा है आपका स्थानीय स्वशासन का। कहा जाए कि जनक कौन है, तो आपका लॉर्ड रिपन है। ये 82 की बात है, 1882 की। तो आइए स्थानीय स्वशासन के जो ये एक तरह से जनक हैं वो रिपन जी को कहा जाता है। अच्छा, इसके घोषणा के को स्थानीय स्वशासन का एक और सेंटेंस दिया गया, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, यही इसके घोषणा को, स्थानीय स्वशासन के घोषणा को ही एक ये भी कहा जाता है क्या, मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे आप देखेंगे कि एक और पॉइंट निकल के आता है कि 1907 में एक आयोग का गठन होता है जिसे शाही आयोग कहा जाता है। शाही आयोग के अंतर्गत जो है ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक पॉइंट आया। वो पॉइंट ये आया कि प्रशासन एवं आर्थिक के अधिकार देने की मांग की गई। किसके अंतर्गत, शाही आयोग की रिपोर्ट के आधार पे। शाही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1907 में ये किया गया कि प्रशासनिक और आर्थिक जो है अधिकार इसे प्रदान कर दिया जाए। आगे देखा जाए, आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार देने की बात की गई शाही आयोग के अंतर्गत। नेक्स्ट है 1909 में शाही आयोग की रिपोर्ट पे कुछ सुधार हुए। 1909 में शाही आयोग के रिपोर्ट पे कुछ सुधार हुए। अच्छा, उस सुधार का जो भी हुए, परंतु इसका क्या हुआ कि 1919 में पंचायत को हस्तांतरित विषय के रूप में दिया गया। हस्तांतरित विषय, मैं जब संवैधानिक विकास पढ़ा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत जो है आपको आरक्षित और हस्तांतरित विषय के बारे में अच्छी तरह से बताया हूँ। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे पिछले वीडियो जाके देख ले, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैं समझाया हूँ, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बारे में। तो ये 1919 में पंचायत को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रख दिया गया। जब इसके अंतर्गत रख दिया गया तो पंचायती स्वशासन अपने वास्तविक स्वरूप को उसी दौरान प्राप्त किया। यानी कि 1919 में पंचायत जब हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जब रखा गया, तो उस हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो है यही जैसे ही रखा गया वैसे ही ये अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया। यानी कि जिसे कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन, ये इसे प्राप्त हुआ। यानी कि उसका वास्तविक नाम प्राप्त हो गया एक तरह के, या वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत में यानी कि आप जब आज़ाद हो गए हैं उसके बाद की बात है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभिक स्वरूप क्या था, किस नाम से था, उसका आरंभिक स्वरूप किस नाम से था, तो वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से ये इसका आरंभिक स्वरूप था, जिसके प्रथम मंत्री थे प्रधानमंत्री ये थे। उसके बाद जो है इसमें एक और पॉइंट आता है कि इसका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो रूप आया था वो 2 अक्टूबर 1952 को मूर्त रूप प्रदान किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक मूर्त रूप प्रदान किया गया था। क्या, कब, 2 अक्टूबर 1952 को एक मूर्त रूप प्रदान किया गया। यानी अस्तित्व में लाया गया, एक आधार तैयार कर दिया गया, एक रूप दे दिया गया 2 अक्टूबर 1952 को। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आती है। अब इसके बाद जो है अब ये प्रक्रिया लाई जाती है कि पंचायती राज व्यवस्था होनी कैसी चाहिए। यानी कि पंचायत का गठन किस तरह से होना चाहिए, पंचायत के अंतर्गत क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था के आधार और उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसको ये पूरी तरह से जो है एक
उसका खाका तैयार हो और उस प्रक्रिया को चलाने की एक नियम कानून बने, उसको बनाने के लिए कई सारी समितियों का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत बलवंत राय मेहता आया था, सिंघवी कमेटी आई थी, वीके धर कमेटी आई थी, बहुत सारी कमेटियां आई थी। इन कमेटियों के अंतर्गत जो है बहुत सारे अपने अपने प्रस्ताव रिपोर्ट आई, जिसके रिपोर्ट को मैं अब आगे चल के चर्चा करूंगा। अभी फ़िलहाल जो है बलवंत राय मेहता की एक कमेटी आई, वो उस कमेटी को दूसरे नाम से भी जाना गया, ग्रामोद्धार कमेटी, यानी ग्रामोद्धार यानी ग्रामों का उद्धार करने वाली एक समिति के नाम से भी जाना गया, बलवंत राय मेहता समिति को। इसके अंतर्गत एक पॉइंट है देखने को मिला कि इसने अपनी रिपोर्ट 1957 के अंत में प्रस्तुत किया। कौन? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1957 के अंत में प्रस्तुत किया था, और इस रिपोर्ट जो है 1 अप्रैल 1958 को क्या किया गया? पूर्णतः लागू कर दिया गया। बलवंत राय मेहता की जो रिपोर्ट थी वो 1 अप्रैल 1958 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया, लेकिन रिपोर्ट इसकी आई थी 57 में आई थी रिपोर्ट, और 58 में 1 अप्रैल 1958 को ये लागू कर दिया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब बलवंत राय मेहता समिति जो है किन किन स्तरों से गुजरी है, वो उसको भी देखते हैं कि वो किन किन स्तरों से गुजरी है। तो ये वो है इस समिति का पंचायत के स्वरूप में कितने स्तर की थी? तो ये त्रिस्तरीय थी। त्रिस्तरीय ये बलवंत राय मेहता ने अपना सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय अपनी प्रणाली को दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो था त्रिस्तरीय। अच्छा, त्रिस्तरीय में इसे याद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, अब जो बहुत समितियां हैं जिनमें कन्फ्यूजन पैदा होगा। किसी ने 2 दिया, किसी ने 4 दिया है, किसी ने 3 दिया है, तो उसको याद करने के लिए, बलवंत राय मेहता समिति को याद करने के लिए, इनके पूरे नाम में बलवंत राय मेहता 3 हैं, तो बलवंत राय मेहता 3 हैं, इसीलिए इन्होंने इनके नाम इसको याद करने के लिए इन्होंने त्रिस्तरीय दिया था। तो 3 स्तरीय देने वाला बलवंत राय मेहता, ये इसके नाम से ही इसके को प्राप्त कर लेंगे, यानी त्रिस्तरीय सुझाव ये दिए थे। तो जो इन्होंने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय, वो कैसी थी? ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर, ये सारे जो है हम इसका अब आपका इसको वर्णन करेंगे कि ये जो इसका त्रिस्तरीय है प्रणाली, वो त्रिस्तरीय प्रणाली किस प्रकार है, जो हम आगे अब इसका वर्णन करते हैं। तो फ्रेंड, बलवंत राय मेहता की समिति जो थी वो त्रिस्तरीय थी। त्रिस्तरीय के अंतर्गत उसके 3 भागों में बांटा गया था। जैसा कि मैं बताया हूँ अभी कि आपको कि ये 3 स्तरीय, इसके नाम से ही पता चलता है कि त्रिस्तरीय इसकी अपनी जो है प्रणाली थी, रिपोर्ट थी। वो क्या क्या थी वो देखिए। इसकी रिपोर्ट में त्रिस्तर जो दिया हुआ है, जिला पंचायत, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्तमान समय में जिसे कहा जाता है CDO है, BDO हैं और VDO हैं। यानी कि CDO का मतलब है कि आप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO का मतलब है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और VDO का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये होता है, इन्हीं को सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होते हैं इनको सेक्रेटरी बोला जाता है, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी VDO कहा जाता है। अच्छा, इनकी रिपोर्ट कब आई थी? इनकी रिपोर्ट आई थी 1957 के अंत में। 1957 के अंत में इनकी रिपोर्ट आई थी। अच्छा, इस रिपोर्ट को लागू कब किया गया था? वो 1 अप्रैल 1958 को। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ जानना अति आवश्यक है कि इनकी रिपोर्ट किस लिए आई थी।
इनकी मतलब ये बलवंत राय मेहता जो समिति का वो किया गया था, इनकी ये किस लिए किया गया था, तो इनका मेन पर्पज इसको करने का था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था 20 सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आया हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को। और दूसरा एक और था जो राष्ट्रीय विकास सेवा था, राष्ट्रीय विकास सेवा, उस राष्ट्रीय विकास सेवा का 1953 में था। तो इन दोनों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति आई थी। दोनों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति आई थी। और वही बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और लागू जो किया था वो 1 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया था। इसके त्रिस्तरीय इसके स्तर थे और त्रिस्तरीय में ही जो है जिला, मंडल और ग्राम की अपनी कॉन्सेप्ट दिए थे। अच्छा, ग्राम, मंडल और जिला का कॉन्सेप्ट था। इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि जनसंख्या का जो निर्धारण किया था, जनसंख्या का निर्धारण इनका था 15,000 से लेकर 20,000 के अंतर्गत, यानी 15,000 से लेकर 20,000 के अंदर जो है ये स्थानीय प्रशासन की जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये रहा इनका बलवंत राय मेहता समिति के अपनी कार्य प्रणाली, रिपोर्ट और जो भी इस पे इन्होंने अपनी सिफारिश दी थी। तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी। इसके पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। अच्छा चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी जो समिति गठन हुआ था वो समिति थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति इसके अंतर्गत जो है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता जैसा कि यहाँ बलवंत राय मेहता था तो ये 3 अंतरा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इनके नाम में, वैसे ही इनके में है अशोक मेहता, यानी कि 2 हो रहा है प्रोनाउंसिएशन। तो इन दोनों में क्या है, इनके अंतर्गत ये है कि ये इनकी सिफारिश 2 की थी, इनकी त्रिस्तरीय थी, इनकी द्विस्तरीय थी। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो 1977 में, यानी कि 12 सितंबर 1977 को ये समिति का गठन हुआ और बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, उस समिति के जो भी बनी हुई थी समिति त्रिस्तरीय वगैरह, उसकी समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता समिति आई। अच्छा, अशोक मेहता समिति की जो उसकी समीक्षा करने के लिए आई, उस समय जब गठन हुआ था तो किसका शासन था, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, तो वो थी जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था कि बलवंत राय मेहता समिति की समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश के जिसके जो रिपोर्ट आया था वो रिपोर्ट ये था द्विस्तरीय इनकी प्रणाली रहेगी। द्विस्तरीय थी जिसमें जिला पंचायत या जिला परिषद कह लीजिए और दूसरा ग्राम मंडल या ग्राम परिषद कह लीजिए, यानी 2 स्तरीय जो थे, जिला पंचायत, जिला परिषद या मंडल पंचायत, मंडल परिषद। तो इनके द्विस्तरीय प्रणाली थी। और ये जो रिपोर्ट में इनका क्या एक महत्वपूर्ण चीज़ थी वो ये कि ग्राम पंचायत को ये क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति जो है ग्राम पंचायत को समाप्त करना चाहती थी, इसीलिए ये अपना ग्राम पंचायत को समाप्त करके जिला पंचायत और मंडल पंचायत की इन्होंने बात की थी। तीसरी, अच्छा ये इम्पोर्टेंट इनकी बात यह है कि इनकी इम्पोर्टेंट ये बात है कि यह सबसे असफल समिति रही है। यही समिति है जो सबसे असफल समिति रही है, जिसे पूर्णतः जो है अमान्य कर दिया गया था। ये बलवंत अशोक मेहता समिति को पूर्णतः जो है अमान्य कर दिया गया था। अच्छा, तीसरी समिति क्या है, तीसरी समिति थी वो डीपी के राव समिति। डीपी के राव समिति जो है आई थी 1985 में इसका गठन हुआ था। 1985 में डीपी राय समिति का गठन हुआ था। अच्छा, इसके गठन में इस समिति ने भी बहुत कुछ नहीं इम्पोर्टेंट काम किया था। इसने एक महत्वपूर्ण काम किया था, वो ये SC ST और महिलाओं के लिए इसने जो है आरक्षण की बात की थी। यानी SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात की थी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, यानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत। इसने जो है पूरी तरह से पंचायती राज जो सिस्टम था उसके अंतर्गत जो है SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात की थी। अच्छा, दूसरी पॉइंट इनकी है क्या, PK सिंह राव समिति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ग्रामीण विषय के साथ साथ गरीबी दूर करने के लिए इसने प्रशासनिक इकाई को
पूरी उसकी सिफारिश की, प्रशासनिक इकाई की पूरी सिफारिश किए थे। क्या इसने क्या किया था, ग्रामीण विषय के साथ साथ जो गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक इकाई की इन्होंने पुरजोर वकालत की, और साथ में इन्होंने ये चाहा कि इनकी जो ग्रामीणों की जो स्थिति है, गरीबी है, वो दूर होनी चाहिए पंचायतों के माध्यम से। तो ये रहा है आपका पी.के. राव समिति, पी.के. राव समिति का जो प्रमुख बातें थी। अच्छा, इसके बाद जो है आता है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, चौथी है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। अच्छा, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के अंतर्गत जो है सबसे पहली बात तो कि 1986 में इसका गठन हुआ था। 1986 में गठन हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संवैधानिक अपील करने की कोशिश किया था। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो है इसे जो है संवैधानिक यानी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक घोषित करने की बात की थी, यानी संवैधानिक अपील की थी, ये संवैधानिक हो जाए। अच्छा, इसके अंतर्गत जो पॉइंट है वो ये कि यह पहली समिति है जिसने पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार के साथ साथ, अच्छा सबने तो प्रशासन की बात की है, मेनली प्रशासन की बात की है कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए, ग्राम पंचायतों के गठन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था का कार्यप्रणाली किस तरह से होनी चाहिए। परंतु ये पहली ऐसी समिति है जिसने प्रशासनिक इकाई के साथ साथ इसने आर्थिक इकाई को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यानी कि ये पंचायतों के प्रशासनिक अधिकार के साथ साथ अधिक से अधिक वित्तीय अधिकार देने की बात की है, वित्तीय अधिकार अधिक से अधिक देने की इन्होंने बात की है। और ये भी एक इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया था, वो ये कि दल विहीन चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, यानी ग्राम पंचायत की जो भी है इसके चुनाव की प्रक्रिया वो दल विहीन होनी चाहिए, किसी दल से ये जुड़ा ना हो, किसी दल का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये स्वच्छंद होना चाहिए, ताकि जो है किसी प्रकार का कोई उसमें भेदभाव ना किया जा सके, स्वच्छ चुनाव हो सके और इस चुनाव में पारदर्शिता पूर्णता हो। तो ये आपकी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो थी 1986 में ये अपने जो रिपोर्ट लाई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ये 2 पॉइंट की बात की है, गरीबी दूर करने की और प्रशासनिक इकाई और उसके जो है आर्थिक सपोर्ट की। तो ये रहा है आपका लक्ष्मी मल समिति। अच्छा, इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसे मैं शुरू में नहीं बता पाया, वो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे। पहली बात, ये भाग संविधान के भाग 9 में ये वर्णित है, संविधान के भाग 9 में वर्णित है। अच्छा, इसमें अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियां जो है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे समाहित किया गया है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे समाहित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि इसमें 16 अनुच्छेद को जोड़ा गया, 243 इसके आर्टिकल में 16 अनुच्छेदों को जोड़कर जो है ये स्थानीय प्रशासन की नींव पड़ी है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन की प्रक्रिया की गई है, जिसे मूल अधिकार दिया गया है, और ये मूल अधिकार जो वाद योग्य है, यानी कि इसकी अवहेलना होने पे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी या न्यायालय की आप पूरी तरह से आप शरण में जा सकते हैं। तो ये है आपका महत्वपूर्ण पॉइंट जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। एक और इसमें पॉइंट था जो वो कि 73वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसे रखा गया, यानी 73वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत रखा गया। अब इन पॉइंटों को जरूर याद रख लीजिएगा कि भाग 9 में वर्णित है, अनुच्छेद 243 के तहत है, वो क ख ग घ ये है, और इसमें 11 अनुच्छेदों को जोड़कर बनाया गया है, 11वीं अनुसूची 16 अनुच्छेद को जोड़कर बनाया गया है और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये है, और 73वां संविधान संशोधन है और आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो है इसे मूल अधिकार में स्थान दिया गया है इसके गठन से संबंधित। तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत या यूँ कहें स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत अभी समिति बची हुई है, इसकी शक्ति बची है, निर्वाचन प्रणाली बची हुई है,
कार्य प्रणाली बची हुई है और इसके तहत जो है क्या क्या इसके शक्तियाँ प्रदान की गई है, चुनाव की प्रक्रिया इसकी क्या क्या है, कितने वर्ष के इनके कार्यकाल होते हैं, ये सब कुछ जो है अभी सारा बचा हुआ है, जिसे अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को आप ढंग से देखिएगा कि इसके अंतर्गत जो एक्चुअली है क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें तथ्य और पॉइंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हमें सजग रहना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो इसे जो है आप बहुत ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें याद कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट को याद करना ज़रूरी है। जैसे कि आपका ये सर्वप्रथम ये कहाँ पे ये इसका उद्घाटन किया गया या इसका शुरुआत कहाँ पे किया गया था और किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका बड़े उत्साह के साथ जो है इसका शुरुआत किए थे, वो भी राजस्थान के नागौर ज़िले में। और ये कब किए थे, ये किए थे 2 अक्टूबर 1959 को, ये राजस्थान के नागौर ज़िले में किए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहला ऐसा ज़िला है, राज्य है जहाँ पे सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया, लागू किया गया। और दूसरा ऐसा राज्य है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश। ये महत्वपूर्ण पॉइंट 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर ज़िले में प्रारंभ किया था। बाकी जो है भाग 9 243 अनुच्छेद के अंतर्गत 16 अनुच्छेदों को जोड़कर किया गया और इस मूल अधिकार के 40वें अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन है जो वाद योग्य है, और इसमें जो है 11वीं अनुसूची में इसे समाहित किया गया है। और साथ ही साथ 73वां संवैधानिक संशोधन यानी कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है इसे रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका संवैधानिक स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है इसे अभी एक वीडियो ये दे रहा हूँ मैं, अगला वीडियो मैं इसे कल दूंगा। और उस वीडियो को और इस वीडियो को दोनों को एक साथ आप निश्चित रूप से इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन इस स्थानीय स्वशासन से बनना तय है और इससे क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सरल है, जिसे हम हर पल इसे अपने इर्द गिर्द पाते हैं, तो स्थानीय स्वशासन की बातें। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, प्रभावित किया हो, लगा हो कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाभप्रद है, और ये भी लग रहा है कि ये मेरे जीवन में या मेरी परीक्षा में मुझे सहायक हो सकता है, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइएगा, ताकि मेरे अच्छे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप कहीं से चूक न कर बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।